नेक्स्ट मेथड में हम बात करेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। एल्काइन की प्रिपरेशन का अगला मेथड रहेगा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो अभी हम इस पे बात करते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो नेक्स्ट मेथड हमारा रहेगा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है। कोलबे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से एल्काइन बनवाने का तरीका आपको बताया था। तो इनके बारे में 2 लाइन लिख लें, कोलबे के बारे में या इस रिएक्शन के बारे में 2 लाइन लिख लें। क्या है? व्हेन, अब यहाँ पे जो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि कोई आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट ले लो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट ले लो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है ना वो CO2 ग्रुप में बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैलेइक एसिड है अगर उसका हम डाई सोडियम साल्ट ले लें, ठीक है, मैलेइक एसिड में 2 COOH ग्रुप होते हैं, एक C डबल बॉन्ड C होता है और यहाँ से भी हम 2 CO2 निकालें तो बहुत आसानी से यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आपका जो है एल्काइन बन जाएगा, एसिटाइलिन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं व्हेन सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ मैलेइक एसिड MALEIC मैलेइक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस क्या कराया जाता है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। देन इट गिव ये दे देगा, क्या दे देगा, एसिटाइलिन दे देगा, एसिटाइलिन, ठीक है, या देन इट गिव एसिटाइलिन या ब्रैकेट में दे देगा, किसी को हम क्या कह सकते हैं, एल्काइंस कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, उसको मैकेनिज्म में देख लेंगे क्या क्या बनता है। सिंपली क्या होता है कि जैसे अगर हम मान लो यहाँ पे ले लें, ये हम ले लें C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ले लें आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे C, यहाँ से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, मान लो यहाँ पे सोडियम ले लिया और ऐसे ही C डबल बॉन्ड O नेगेटिव सोडियम ले लिया। तो इसी को हम बोलेंगे सोडियम साल्ट ऑफ मैलेइक एसिड बोलेंगे, अगर इसको हम क्या करें, सोडियम साल्ट ऑफ जो मैलेइक एसिड है, सोडियम साल्ट ऑफ मैलेइक एसिड में अगर इसके हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, क्या करा दें, इलेक्ट्रोलिसिस करा दें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा C, यहाँ से ले लें C ट्रिपल बॉन्ड C बन जाएगा, यहाँ पे H बनेगा और साथ ही साथ आपके सामने बन जाएगा क्या, CO2 बन जाएगा 2 मोल्स यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे Na जो आएगा ये बन जाएगा NaOH, क्या हो जाएगा, NaOH 2 मोल्स बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो होगा ये कहाँ होगा, ये कैथोड पे होगा, एनोड पे होगा, ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये बनेगा एट एनोड और ये बनेगा किस पे, कैथोड पे बनेगा, कहाँ बनेगा, कैथोड पे बनेगा, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगा इसको हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक टब ले लिया या कोई कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में हमने 2 मेटल की रॉड डाल दी, क्या डाल दिया, मेटल का रॉड डाल दिया और इसको हमने दोनों को वायर से, करंट से कनेक्ट कर दिया। एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एक को हमने नेगेटिव टर्मिनल से। हमने किसी बैटरी के इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इसका पोटेंशियल आप जैसे जैसे बढ़ाओगे इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो सपोज करो कि यहाँ पे अपने पास
A+ और B- इस टाइप का कोई स्पीसीज है, तो यहाँ पे इस वाले पे जिसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है बैटरी के, इस पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज है, यानी यह इलेक्ट्रॉन रिच ये इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है, यहाँ पे ढेर सारी कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोड है। मतलब ये समझें कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखेगा। तो अगर इस तरह से हम समझें तो जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये भाग के कहाँ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज वाले पे जाएगा। पॉजिटिव वाले जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। जिधर आयनायन मूव करे, है ना, एन मतलब आयनायन, जिधर आयनायन मूव करे, आयनायन क्या है, बी है, एनोड होगा। और ये किधर मूव करेगा, कैटायन इधर मूव करेगा, तो जिधर कैटायन मूव करे उसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कैथोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, या हम जब यहाँ पे ये लेने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास था, यहाँ पे C+C, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, और यहाँ पे COO नेगेटिव था, COO नेगेटिव था, और यहाँ पे सोडियम क्या था, पॉजिटिव था। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि जो सोडियम पॉजिटिव है, ये सोडियम पॉजिटिव किधर जाएगा, सोडियम पॉजिटिव जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसका मतलब जो सोडियम पॉजिटिव है, ये सोडियम पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा, इसको। तो जब हम बात करेंगे रिएक्शन एट एनोड, तो पूरा का पूरा जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, और सोडियम किधर जाएगा, कैथोड पे जाएगा। ठीक है, ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम अपने रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, रिएक्शन एट एनोड। तो पहले हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, और मैकेनिज्म में हम सबसे पहले मैकेनिज्म, और इसमें स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, और इस पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला जाएगा। तो एनोड पे हमारा क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला। तो हमारे पास है यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज है वो क्या है, कुछ ऐसी है रिएक्टिंग स्पीसीज हमारे पास। ये है C+C, और यहाँ पे आपके सामने है H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे C+O, और यहाँ पे C+O नेगेटिव, O नेगेटिव। ये कहाँ जाएगा, ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारा है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारे पास चला जाएगा, ये एनोड पे चला जाएगा। अच्छा, एनोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एनोड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा एनोड, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे था C+O, ये रेडिकल हो गया, और यहाँ पे C+O, ये भी रेडिकल हो गया। और ये दो इलेक्ट्रॉन जो बचा वो किसने ले लिया, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिया आपका एनोड में। यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाएंगे, ये गोज टू एनोड। कहाँ चले जाएंगे, एनोड पे चले जाएंगे। अब यहाँ से ये जो बचा है, ये दो रेडिकल हो गया, चार्ज तो खत्म हो गया इसके ऊपर, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज बन गया। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा कुछ इस प्रकार से। अब देखो, इस बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं। इस बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला जो है ये अपना आएगा यहाँ, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये इधर आएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचे वो यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ के ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। यदि आप देखो तो यहाँ पे C+O बनेगा, यानी कि CO2 बन जाएगा। C+O ये भी क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और यहाँ पे C C बन जाएगा। तो अपने सामने जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, C, और यहाँ पे एक H ऊपर और एक H क्या हो जाएगा, नीचे लग जाएगा। और यहाँ से दो क्या बन जाएंगे, CO2 बन जाएंगे। तो 2 मोल्स आपका बन जाएगा O+C+O। दो मॉलिक्यूल क्या बन गया, ये बन गया। तो ये कहाँ बना है, ये दोनों आपका बन गया है यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट इसको कर सकते हो, स्टेप इसको क्या कर सकते हो, सेकेंड कर सकते हो।
यहाँ पे स्टेप डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस रिएक्शन एट एनोड रहने दो। यहाँ पे 2 स्टेप हो गया। अब इसके पास हमारे पास क्या बचा था, इसमें सोडियम बचा। सोडियम कहाँ गया होगा, कैथोड पे गया होगा। तो सोडियम के साथ क्या हुआ उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा छोटा कर लें, यहीं पे आ जाएगा एक पन्ने में, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको क्या कर ले रहे हैं, थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, तो बेस समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम बात कर लें, यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या लिख लें, यहाँ से थोड़ा छोटा कर लें इसको, यहाँ ले गए इसको। अब अगला हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन एट, दूसरा लिख लें क्या, रिएक्शन एट कहाँ हो जाएगा ये, कैथोड। कहाँ हो जाएगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन गया है, सोडियम गया है आपका, कैथोड पे सोडियम गया है। तो जो सोडियम गया है यहाँ पे Na पॉजिटिव 2 मालिक्यूल से इसको, तो कैथोड इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैथोड इनको दे देगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 मोल्स ऑफ न्यूट्रल सोडियम बन जाएंगे। और जो 2 मालिक्यूल न्यूट्रल सोडियम है, 2 मालिक्यूल के 2 एटम कह सकते हैं, यह 2 मालिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया। और साथ ही साथ NaOH बना लिया, H बचेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन एट कैथोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ मुख्य मेथड थे एसिटाइलिन बनवाने के। एक मेथड का और आप जिक्र कर सकते हो या उसको डिस्कस कर सकते हो। जो अगला मेथड है हमारा वो है सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ, आप कह सकते हो कि जो सिंपल हाइड्रोलिसिस करा लो किसकी, विस्नर डाइहैलाइड की, है ना। तो चाहे तो एक रिएक्शन छोटा सा और कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाई एल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो एक नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं मैं यहाँ पे, बाई एल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, सपोज करो कि अपने पास यहाँ पे एक है C है, या यहाँ पे चलो रिएक्शन ही कर लो, क्या बार बार लैंग्वेज लिखा जाए, लैंग्वेज यहाँ पे देखो ऐसे कर लो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, C ले लिया, यहाँ पे एक C और ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख लिया Cl। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम फिर से अच्छे से बना लें, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ ही बना ऊपर कर लेंगे C डबल बॉन्ड C, ऐसे ले लिया, यहाँ पे ऐसे कर लिया, और यहाँ पे हमने रख दिया Cl। क्या रख दिया, Cl। बाकी जितने भी है सबको यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया, ये हो गया आपका जेमिनल डाइहैलाइड। क्या हो गया ये आपका हो गया जेमिनल डाइहैलाइड। जो जेमिनल डाइहैलाइड यहाँ पे, इसके हम करा लेते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं यहाँ पे, H2O की प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ पे बनेगा HC, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C, और ये H बन जाएगा। और यहाँ पे जो बनेगा आपका, क्या बनेगा, यहाँ पे HCl बनेगा। और HCl के अलावा बस ठीक है, यही बनेगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे कैसे बनेगा, इसकी मैकेनिज्म को समझे, बहुत छोटी सी मैकेनिज्म है, सिंपल सी। अगर इसके हम पहले स्टेप को यदि हम समझें, स्टेप फर्स्ट की मैकेनिज्म को यदि हम समझें, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में क्या होने वाला है, इतना हम यहाँ से उतार लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं नीचे।
ये ले लिए। जब इसके आप हाइड्रोलिसिस कराओगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ से जो Cl है ना, ये जो Cl है ये Cl रिप्लेस हो गया किससे, OH से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, नहीं जब इससे रिएक्शन कराओगे तो ये जहाँ जहाँ पे Cl है यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। और यहाँ से -2 मोल्स ऑफ HCl निकल जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होना है कि ये जो जेमिनल डाइऑल है, ये क्या है ये आपका जेम डाइऑल है। और जो जेम डाइऑल है ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो हाईली अनस्टेबल होगा तो फिर से क्या होगा, ये यहाँ से एक H लेकर के H2O और एक H लेके H2O, ये 2 H2O निकल जाएगा और ये एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा यहाँ पे स्टेप सेकेंड में हम देखते हैं। यहाँ पे स्टेप सेकेंड में हम बात कर लेना कर, जो स्टेप सेकेंड में क्या होगा, यहाँ से जो आपके सामने था HCCH, एक था आपका यहाँ पे OH और एक आपका यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या था, H था। थोड़ा सा इसको एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो ये यहाँ से ये H2O यहाँ से बन जाएगा और एक H2O कहाँ से बन जाएगा, ऊपर से बन जाएगा। यानी यहाँ से 2H2O आपका क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बनने वाला है, कुछ ऐसा बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2O फिर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये बन गया एसिटाइलिन। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि जो शुरुआत के जो 3 मेंबर हैं, कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 5 तक, वो गैस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। फिर कार्बन नंबर 6 से कार्बन नंबर 12 तक के जो मेंबर हैं वो लिक्विड होते हैं। और कार्बन नंबर 13 या इससे ज़्यादा बड़े जो मेंबर हैं एल्काइंस के, वो सब सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं। ऑर्डर की बात की जाए तो सभी एल्काइंस लगभग ऑर्डरलेस हैं, सिर्फ एसिटाइलिन को छोड़ के। एसिटाइलिन की जो गंध है वो गार्लिक जैसी या लहसुन जैसी होती है, काफ़ी तीखी स्मेल होती है इसकी। इसके अलावा बाकी और जितने भी एल्काइंस स्मेल नहीं करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में बहुत थोड़ा सा सॉल्युबल होंगे, ये स्लाइटली सॉल्युबल हैं। और यदि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हाई हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको पॉइंट करके लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे समझो। यहाँ पे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट 3 मेंबर्स है ना। 3 मेंबर्स में कहाँ से, C2 to C5 और गैसेज। पहले 3 मेंबर क्या हैं, गैसेज है ना। फिर नेक्स्ट कितने, 7 मेंबर, यानी 5 से आगे बढ़ो तो 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नेक्स्ट 7 मेंबर, नेक्स्ट 7 मेंबर में कौन आ गया, C6 to C12 आ गया। ये क्या है, ये लिक्विड है और लिक्विड एंड हायर मेंबर्स जो हैं, हायर मेंबर्स ऑफ एल्काइंस आर क्या है, सॉलिड है। क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। यहाँ पे जो एल्काइंस हैं, जिनके गंध की बात की जाए तो कैसे होते हैं, एल्काइंस और ऑर्डरलेस। इसमें कोई गंध नहीं होती एल्काइन में, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एसिटाइलिन को छोड़ के बाकी सब में क्या है, ऑर्डर या गंध नहीं है। which acetylens have garlic like odor। कैसा, लहसुन जैसे, GAR, गार्लिक
लाइक ऑर्डर। गंध कैसी होती है इसके? लहसुन जैसी होती है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो एल्काइंस हैं, एल्काइंस आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है इसकी? थोड़ा है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है ये? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है। ठीक है। अगर हम एमपी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, इसकी बात करें तो ये इंक्रीज करेगा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। तो इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कुछ ऑर्डर देख लेते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिससे बात आपको ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। तो हम शुरू के 5 मेंबर तक बना लेते हैं और एक चार्ट जैसा बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम नेम लिख लें और यहाँ पे एमपी लिख लें और यहाँ पे बीपी लिख लें। तो नेम में सबसे पहले हम क्या ले लें? एसिटाइलिन ले लें। क्या ले लें? एसिटाइलिन ले लें। HC≡C, इसको ले लें। दूसरे नंबर पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे 3 मेंबर हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा, यानी CH3, C≡C, H हो जाएगा। और थोड़ा बड़े मेंबर की जा जाएं तो ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा। CH3, CH2, C≡C, H है यहाँ पे फिर है पेंटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटाइन हो जाएगा। अब शुरुआत में पहले 4 मेंबर हो गए, पेंटाइन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा CH3, CH2, C≡CH, ये मेंबर हो गए। अब इनके अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कि किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 82, यहाँ पे इसका हो जाएगा -82। तो क्या हो जाएगा? -82। और दूसरे वाले को हो जाएगा 102, -102 -122 है ना। और इसका होता है -98। ठीक है। ये सब के सब डिग्री सेंटीग्रेड में है। इसमें है डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबका जो है इसका हो जाएगा -75 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -23 और इसका हो जाएगा +9 और इसका हो जाएगा +40। तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये लिक्विड में मिल सकता है, बाकी तीनों क्या मिलेंगे? गैस में मिलेंगे, क्योंकि ये भी सब किस में है? डिग्री सेंटीग्रेड में है। डिग्री सेंटीग्रेड में ही सब है ये। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर इसको हम थोड़ा सा और हम बात करें इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करें? स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में अगर हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें, यहाँ पे आप कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें अगर जो हम, तो कितने कितने पे होगा, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C है और सिंगल बॉन्ड H है, अगर इसकी हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, STRETCHING, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो लगभग आ जाएगी 2800 पे,
2800 सेंटीमीटर इनवर्स है। वहीं पे अगर हम इसकी बात कर लें, किसकी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बात कर लें, अगर इसकी हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, सेम फ्रीक्वेंसी किसकी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें इसके लिए, नेक्स्ट वाले के लिए, तो इसका जो होता है, इसका रेंज आता है, बहुत स्पेसिफिक रेंज है, इसको याद रखने की भी जरूरत है, 2100 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। कितना आता है, 2100 से 2200 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाता है। तो ये कुछ थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस की बात हम लोग किए थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। कब होगा ये, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।